स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 का जो ईवीएस का बुक है उसी के सारे निचोड़ के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे हम लोगों का सीटेट और टेट के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ईवीएस सब्जेक्ट है हमारा, एनसीईआरटी बुक है, क्लास 5 है, उसी के सारे नोट्स के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 5 से कितने प्रश्न बन सकते हैं। जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह हमने इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें जो किताब में जो आई है वो बात करते हैं सबसे पहले चींटी के बारे में। तो चींटी के देखिए, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है यहाँ पे एक चींटी है, और आप जब कभी भी चींटी को देखे होइएगा तो आप ये एक चीज़ को गौर कीजिएगा किए होंगे, वो ये है कि चींटी जब कभी भी चलती है तो एक लाइन में चलती है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस तरह से चींटी जो है हमेशा आप कभी भी देखेंगे तो इसी तरह से चलेगी कतार में। तो ऐसा क्या कारण होता है कि चींटी जो है एक दूसरे से बिछड़ते नहीं है, केवल जो है एक दूसरे के पीछे एकदम कतार में चलते हैं। तो ये इसका कारण ये होता है कि चींटी जब चलती है तो ज़मीन पे कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ती है, ठीक है, गंध हो सकता है या फिर किसी प्रकार की लाड़ वगैरह हो सकता है, जिससे क्या होता है कि पीछे की जो चींटी है वो सूंघ कर सामने वाली चींटी के पीछे पीछे चलती रहती है। और चींटी का एक ही रास्ता रहता है, वो क्यों रहता है? क्योंकि चींटी जो है ज़मीन पर कुछ इस प्रकार की गंध चीज़ें छोड़ती है। इसलिए चींटी जो है हमेशा आप देखिएगा कि चींटी हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती हुई नजर आएगी। आगे है हम लोग का मच्छर के बारे में पढ़ना। मच्छर जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, मच्छर जो होता है वह भी हमें ढूंढ लेता है। आप कहीं भी चले जाइएगा, किसी भी स्थान पे बैठ जाइएगा, मच्छर आपको जो है ढूंढ लेगा और आपको काटने लगता है। तो अब वो कैसे आपको ढूंढता है इसके बारे में जानिए कि मच्छर जो होता है वो हमारे शरीर के गंध, खासकर तलवे के गंध और हमारे शरीर में जो गर्मियाँ होती है उससे हमें ढूंढ लेता है। उससे यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे मनुष्य बैठा है या फिर किसी प्रकार की सजीव बैठा है, जिससे हमें भोजन की प्राप्ति हो सकती है। आप ऐसे भी इसको गौर कर किए होंगे कि आप अपने कपड़े जब पहने रहिएगा तो आपको वहाँ पे मच्छर नहीं काटेंगे जहाँ पे कपड़े रहेंगे आपके, यानी कि खुले बदन पर ही मच्छर काटता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उससे स्मेल निकलते रहता है, जिससे मच्छर जो है उस जगह को पहचान लेता है और वहाँ पे वो काटने के लिए चले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मच्छर कैसे हमको ढूंढता है? तो हमारे शरीर के गंध, तलवे के गंध और हमारे शरीर के गर्मी के कारण हमें ढूंढ लेता है। इससे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इसे भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला है हमारा रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े के बारे में एक रोचक बात है। पहले तो रेशम के कीड़े को देख लें आप इमेज में किस तरह का होता है। ये देखिए, ये कीड़ा है जो हमें रेशम इससे मिलता है, रेशम इसके लार से बनाया जाता है, यही रेशम का कीड़ा है। इसके बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि रेशम की कीड़ा जो है वो अपने मादा यानी कि फीमेल, उसको क्या है कि उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। थोड़े जगह से नहीं, कई किलोमीटर, मतलब कि किलोमीटर में जो है ये अपने मादा को गंध से पहचान लेता है, यानी कि इसमें सूंघने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि कई किलोमीटर दूर से ही वो पहचान लेता है कि वो कहाँ पे है। अगला जो हमारा है वो है कुत्ता के बारे में। आप कुत्ता को देखिए होइएगा तो जब कभी भी कुत्ता चलता है तो रास्ते में क्या है कि वो पेशाब करते हुए चलता है। ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा इसलिए करता है कि उसको क्या है कि रास्ते का ठिकाना मिलते रहता है उससे भी। आप कुत्ते के छोटे से बच्चे को भी ले लीजिए ना, आप उसको कहीं पर जाके रख दीजिएगा तो फिर 2-4 दिन के बाद पाइएगा कि वो पहले वाले जगह पर आ जाता है ऑटोमेटिक। और बड़े कुत्ता भी वहाँ अपने रास्ता कभी नहीं भूलता है, कितने भी दूर चले जाएगा फिर वो वापस चला जाता है। क्यों? वो चलते समय पेशाब करते रहता है, जिसकी गंध से वो पुनः उसी रास्ते पे वापस लौट आता है। इसीलिए कुत्ता जो है चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करते रहता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी होती है, वो रास्ते कभी भी भटकता नहीं है। इसका मेन कारण ये होता है, कुत्ते को मल मूत्र का त्याग करते हुए आप कभी भी देखते होइएगा तो इसका मेन कारण और मकसद यही होता है। इससे यह भी पता लगाता है वो कि उसके इलाके में कोई अदर कुत्ता आया है या फिर नहीं आया है, वो भी उसके मल मूत्र को सूंघ कर जान लेता है। तो यही इसका मेन रीजन होता है कुत्ते का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं पक्षी से जुड़े कुछ तथ्य हैं। पक्षी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पक्षी का कान जो आँख जो होता है वो सिर के दोनों तरफ होते हैं, यानी कि ये जो पक्षी का मान लीजिए ये सिर, ये चोंच है और यहाँ पर ये जो इसका है
और यहाँ पर आँख जो है एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, ठीक है। तो पक्षी का जो आँख है वो सिर के दोनों तरफ रहता है, इधर और इधर साइड में। वो इसलिए रहता है कि अगर इस पक्षी को इस बात के लिए ये खास बनाता है कि वो एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है पक्षी, चूँकि उसके जो आँख जो होते हैं दोनों आँख वो काफ़ी साइड में होते हैं सिर के, इसीलिए वो एक ही समय पर एक ही जगह पर बैठे हुए दो चीज़ों पर फोकस कर सकती है, देख सकती है पक्षी, ठीक है। आगे देखते हैं कि पक्षी को आप कभी भी देखिएगा कि वो गर्दन को ज़्यादा घुमाते नजर आएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? तो जैसे मनुष्य की आँख की जो पुतलियाँ होती है, जैसे हमारा ये आँख है और इसमें ये वाला जो बीच का जो भाग रहता है काला रंग का, इसको पुतली बोलते हैं। ये देखिएगा घूम सकता है, जैसे आप कभी भी इधर भी ला सकते हैं, इसको इधर भी ला सकते हैं। आपको देखने की ज़रूरत के अनुसार क्या है कि लेफ्ट राइट इसको कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतर पक्षी जो होते हैं उसके आँख की पुतलियाँ घूम ही नहीं सकती हैं। इसीलिए वो देखने के लिए क्या करती है कि अपने गर्दन को इधर से उधर घुमाएगी, इधर देखना है तो इधर घुमाएगी, इधर देखना है तो इधर घुमाएगी। इसलिए आप पाएंगे कि पक्षियाँ जो है वो अपने गर्दन को ज़्यादा हिलाते नजर आएंगे। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसकी आँख की पुतलियाँ जो है वो घूम नहीं सकती है। और ये प्रश्न जो है इससे रिलेटेड बहुत बार पूछे जा चुके हैं आपको ईवीएस में, इसीलिए ये चीज़ों को, ये पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि चील, बाज और गिद्ध। यहाँ पर जो है गीत नहीं है, यहाँ पर गिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर मिसटाइप हो गया है। चील, बाज और गिद्ध, ये तीनों जो पक्षी हैं वो हमसे यानी मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी पर देख सकते हैं। कौन कौन से पक्षी हैं? चील, बाज और गिद्ध। ये तीनों पक्षी हैं जो मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक दूरी पर देख सकते हैं। यानी मनुष्य अगर 1 किलोमीटर तक उसकी निगाहें जा सकती है तो ये पक्षियों की 4 किलोमीटर तक की दूरी को ये आसानी से देख पाएंगे। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई बार, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है कि रात को जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देख सकते हैं। पूछा हुआ, इस टॉपिक से पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए आपको जो है इससे भी अच्छे से याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में भी इससे प्रश्न आ सकते हैं। क्या कह रहा है कि रात को जो भी जानवर जागते हैं, ठीक है, वो कोई भी चीज़ों को 2 ही कलर में देख सकते हैं। पहला है सफ़ेद और दूसरा है काला, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, रात को जो जानवर जागते हैं, यहाँ पर जागने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो भी जानवर जो है रात को जागे, जैसे मनुष्य हम आप भी कभी कभी पूरी रात जागे रहते हैं किसी भी काम में, या फिर कोई ऐसा कारण आता है जब हम रात भर जागते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगले दिन मुझे जो है कोई भी चीज़ जो है लाल, हरा, पीला, ब्लू ऐसे नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो ऐसे जानवर है जो रात को ही जागते हैं, और यानी रात को वो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को देख पाएंगे बिना किसी अन्य रोशनी की सहायता में। जैसे हम लोग को रात को कहीं जाना होता है तो लाइट लेकर के जाते हैं, टॉर्च की सहायता से चलते हैं, बल्ब जलाते हैं, तब जाकर कहीं रात को देखते हैं। लेकिन वैसे जानवर जो रात को किसी अन्य लाइट की स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है और जागे रहते हैं, वो जानवर जो है चीज़ों को केवल ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को जो है वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट में ही देखेंगे। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सांप के बारे में, सांप के बारे में बताया गया है कि सांप के पास किसी भी तरह के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर हुए कंपन के आधार पर ही वो सुनता है। यानी सुनता क्या है? एहसास करता है कि फलाने जगह यहाँ पर किसी चीज़ की आहट उसको महसूस होती है। तो आप कभी भी सांप को डांटते हैं या फिर सांप के सामने कुछ बोलते हैं तो उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि सांप के पास कान होता ही नहीं है, केवल आँख रहेंगे, जीभ रहेंगे, यहाँ पर जो कान रहती है वो है ही नहीं सांप के पास, इसीलिए सांप सुन नहीं सकता है। वो उसको एहसास कैसे होता है कि वहाँ पर उसको कोई प्रहार कर रहा है या फिर मारने के लिए दौड़ रहा है? तो ज़मीन पर जो कंपन होती है उसके कारण वो जो आहट को महसूस करता है और वहाँ से वो भागने का प्रयास करता है। सांप के पास बाहरी कान होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कि मछलियां जो होती है वो खतरे का चेतावनी जो है एक दूसरे को बिजली तरंग के सहायता से देती है पानी में। अगला पॉइंट है हमारा कि बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये चारों चीज़ जो है इसमें से ढोल के अलावा, यानी कि ढोल को छोड़ दें और बाकी के ये बीन, तुम्बा, खंजरी जो है ये तीनों वाद्य यंत्र हैं। यह सूखी लौकी, जिसको कद्दू भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको कद्दू भी बोला जाता है, किसी किसी क्षेत्रीय विशेष में सूखी लौकी कद्दू से बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि सरकार ने कानून बनाया है कि ना कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। ऐसा कानून बनाया गया है आपको कि आप जंगली जानवर का शिकार भी नहीं कर सकते हैं, उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं और उसे आप रख भी नहीं सकते अपने पास में, ठीक है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो दंडित हो सकता है।
आगे देखते हैं, आगे है हमारा स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ एक जानवर होता है जो भालू की तरह दिखने में लगता है। देखिए यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि यह जो है भालू की तरह दिखता है, यह एक जानवर है। इसका खास बात यह क्या है कि इसको मानिए आप, ये सबसे लेजी जानवर है, मतलब सबसे आलसी जानवर होता है एक प्रकार से। ये क्या करता है कि इसके बारे में जो है ये जो है दिन में 17 घंटे जो है सोए ही रहता है। 24 घंटे में से क्या करेगा कि 17 घंटे सोए रहेगा। और कैसे सोए रहेगा, तो उल्टे सिर करके लटका रहेगा हमेशा। देखिए यहाँ पर सिर इसका इस साइड में घुमा हुआ है, पकड़े हुए पैर को इधर से, पैर को पूरे अच्छे से, और उल्टे हुए दिशा में यहाँ पर सो रहा है, मस्ती से सो रहा है अपना, ठीक है। और आगे इसके बारे में बताया जाता है यह जिस पेड़ पर आता है उसी पेड़ की पत्ती को खाते जाता है, और जब पत्तियाँ खत्म हो जाती है तब जाकर के वो दूसरे पेड़ पे जाता है, ठीक है। जब तक सारे पत्ती को नहीं खा लेगा तब तक उसी पेड़ पे रहेगा। और यह क्या करेगा कि अपने 40 साल की उम्र में, लगभग इसकी जो औसतन उम्र होती है स्लॉथ की वो 40 वर्ष की होती है। और ये 40 साल की उम्र में जो है ना लगभग 10 से 12 पेड़ पर ही ये घूमने का तकलीफ करता है। वो भी कब घूमता है, जब जो है उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म हो जाती है। सप्ताह में यह एक दिन नीचे उतरेगा शौच के लिए, फिर पेड़ पे जाकर के चढ़ जाएगा। यही थे स्लॉथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। आगे देखते हैं, आगे है बाघ के बारे में। बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसको देखिए, ये इसके बारे में भी कुछ रोचक बातें हैं कि बाघ जो है वो हमसे यानी मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। जहाँ तक हम देखेंगे ना उससे 6 गुना अधिक अच्छे स्तर से ये देख पाएगा बाघ मनुष्य की तुलना में। और बाघ जो है वो क्या करता है कि बाघ का जो मूंछ होता है वो हवा में हुए कंपन से भांप लेता है, और उसको क्या है कि शिकार कहाँ पर है इसका स्थिति का उसे पता चल जाता है। किससे, तो बाघ के जो यहाँ पर मुख पे जो मूंछ रहती है, मूंछें, इससे जो हवा में जो कंपन होती है ये इससे जान जाता है कि शिकार कहाँ पर है। और रास्ते में भी क्या है कि इन्हें अंधेरों में रास्ते ढूंढने में मदद करता है। कौन, तो इसको जो है वही मूंछ की में जो हवा के साथ कंपन जो हुआ उसी के सहायता से। और बाघ जो गरजता है यानी बाघ की गर्जना है वो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी एक बाघ जो है यहाँ पर गरजेगा तो 3 किलोमीटर दूर स्थित खड़े कोई व्यक्ति भी उसकी गर्जना को, उसकी आवाज़ को आसानी से सुन पाएगा। इतना तेज वो दहाड़ता है, इतना तेज वो गरजता है। आगे है कि बाघ हवा से पत्ते हिलने के और शिकार से झाड़ी हिलने की आवाज़ में के अंतर को भी भांप लेता है। देखिए कितना यहाँ पर इसका सुनने की क्षमता कितना यहाँ पर सटीक है कि हवा से पत्ता हिलेगा सो, और कोई शिकारी के भागने दौड़ने से जो पत्ता हिलता है सो, दोनों में अंतर को ये जान पाता है बाघ। इतना खतरनाक, इतना इसका जो है सुनने की क्षमता इतना अत्यधिक होती है, तीव्र होती है कि ये भी अंतर जान जाता है कि हवा से हिला है पत्ता या फिर कोई शिकारी, कोई जानवर पत्ते को हिला रहा है। आगे बता रहा है कि बाघ के दोनों कान जो होते हैं वो आवाज़ पहचानने के अलग अलग दिशाओं में घूम जाता है। यानी बाघ का जो कान रहेगा ना, इधर से आवाज़ आएगी तो ये वाला कान इधर घुमा के इधर भी सुन लेगा, और इधर से आवाज़ आएगी तो ये इधर भी सुन लेगा। यानी कि एक ही स्थिति में ये दोनों तरफ कान को घुमा करके सुन सकता है कि किधर से किस तरह का आवाज़ आ रहा है। इतना ये बाघ के बारे में खास बातें थी। आगे देखते हैं, अगला जो है हमारा वह है सांप। सांप के बारे में देखिए, सांप जैसे कि नाम सुनते ही आप डर गए होंगे, लेकिन डरने की बात नहीं है। हमारे देश में जो है केवल 4 प्रकार के सांप ही होते ऐसे पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। बाकी का जो सांप का जो प्रजाति है वो जहरीले नहीं होते हैं। वो कौन कौन से सांप है जिसमें विष पाई जाती है हमारे देश में, वह है नाग, करायत, दुबैया और अफाई। ये 4 प्रकार के प्रजाति ही है सांप के जिसमें हमारे देश में जो पाए जाते हैं, और इसमें विष पाई जाती है। बाकी के जो सांप है जितने भी प्रजाति के उसमें विष नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो सांप जो होता है उसकी, जैसे सांप की काट लेता है तो उसका दवा जो दी जाती है उस दवा का नाम है सीरम। क्या नाम है, सीरम। और यह कैसे बनाई जाती है, तो यह सांप के जहर से ही बनाया जाता है। कहते हैं ना कि विष को विष ही काटता है, वही यहाँ पे कंडीशन लग रहा है कि सांप की जहर जो होती है उसी से सांप के काटने का इलाज भी बनाया जाता है। सीरम जो है वो क्या है कि सांप के काटने का एक दवा है जो सांप को, जिस व्यक्ति को काट लेता है उसको दिया जाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। और यह कैसे बनाया जाता है, तो यह सांप के विष से ही बनाया जाता है। कहते हैं ना विष को काटता है, वही बातें यहाँ पर है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जो है यह फ्री में मिलता है। आप वहाँ पर जा कर के अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए, आप वहाँ से जो है इलाज करवा सकते हैं, सीरम को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा शिकारी पौधे निपेंथिस के बारे में। यह शिकारी पौधा होता है, यह जो है चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतुओं का शिकार कर लेता है। यह जो पौधा होता है यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। यह जो पौधा कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, इंडोनेशिया, भारत में भी पाया जाएगा, लेकिन एक विशेष क्षेत्र
मेघालय राज्य में ही ये पाया जाता है। और यह जो पौधा होता है यह लंबे घड़े के आकार का होता है, जिसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इस पौधे से खास प्रकार की खुशबू निकलती रहती है, जिससे की वजह से जो है कीड़े मकोड़े इसके अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं। फिर ये जो पौधा है आसानी से उन कीड़े मकोड़ों का शिकार कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है वो है हमारे देश में सब्जियां जो है बहुत अलग अलग देशों से आई है। तो कौन सब्जी कहाँ से आई है उसके बारे में हम लोग के जो क्लास 5 का जो NCERT का बुक है EVS का उसमें दी गई है, तो उसको जान लेना जरूरी बनता है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपको आए इनसे। तो देखिए सबसे पहले जो है वो है मिर्च। मिर्च जो हम लोग खाते हैं सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सलाद में खाते हैं, यह कहाँ से आई है? तो यह जो मिर्च है वो हमें दक्षिण अमेरिका से आई है। कहाँ से आई है? मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका से आई है और इसको लाने वाले जो व्यापारी थे वो पुर्तगाल देश के थे। पुर्तगाल देश के व्यापारी भारत में दक्षिण अमेरिका से मिर्च को लेकर के आए थे, तब से हमारे देश में आज मिर्च की उपज हो रही है, खेती भी हो रही है आजकल। तो आगे है भिंडी। भिंडी कहाँ से आई है? भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। ठीक है, भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। इसी तरह से गोभी मटर हमारे देश में यूरोप से आई है और जो सोयाबीन है ये चीन से आई है, चाइनीज है ये। सोयाबीन कहाँ से आई है? चीन से आई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है हमारा अल-बरूनी। अल-बरूनी एक जो है यात्री थे जो 1000 साल से भी ज़्यादा पहले हमारे देश में आए थे। उनका नाम अल-बरूनी था और यह जो जिस देश से आए थे उस देश का नाम था उज्बेकिस्तान। इससे एक बार प्रश्न आया था, ये उज्बेकिस्तान देश से आने वाले, भारत में आने वाले ये एक यात्री थे जो 1000 वर्ष पहले हमारे देश में आए थे। मृत सागर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मृत सागर क्या होता है? तो यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। खारा सागर बोल सकते हैं, खारा जल इसमें है, नमकीन जल पाया जाता है, नमक इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये कह सकते हैं कि 1 लीटर पानी में जो है ना लगभग 300 ग्राम जो है नमक पाया जाता है। यानी 1/4 किया जाए तो यहाँ पर 3/4 में से 1/4 इसमें नमक ही पाया जाएगा, 1/4 से भी ज़्यादा नमक इसमें पाया जाता है। 300 ग्राम तक इसमें नमक पाया जाता है मृत सागर में। और इसमें आप जब है ना तैरने के लिए क्या करते हैं कि आप लेट जाइएगा ना आराम से, फिर भी जल्दी नहीं डूब पाइएगा, तो आराम से लेट, इस तरह से इसमें लोग तैरते हैं जैसे मानो कि वो आराम से लेटे हुए हो। ये इस सागर की खास बातें बनाती हैं। दांडी यात्रा के बारे में हमें पढ़ना है NCERT क्लास EVS क्लास 5 के बुक में। दांडी यात्रा कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी? तो अंग्रेज द्वारा जो है भारतीय लोगों को, आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगा दिया गया था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी लोग जो है अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की थी इसके विरोध में, और इसी का नाम पड़ा था दांडी यात्रा। आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे आगे महात्मा गांधी हाथ में डंडा लिए हुए आगे आगे नेतृत्व कर रहे हैं, पीछे से लोग सब इनके पीछे चल रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक गए थे? तो ये जो अहमदाबाद से, जो गुजरात में है, और गुजरात के अहमदाबाद से ये दांडी समुद्र तट तक ये जो है लंबी यात्रा में एक विरोध में एक जो है रैली निकाल के गए थे। और यह कब निकाले थे? तो यह जो है 1930 में हुई थी। ठीक है, कि कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक बीमारी का नाम है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किसको काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर है, उसको काटने से मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। ऐसे आप किसी को नहीं कह सकते हैं देख के कि मलेरिया है इसको जो है जब मनुष्य खून की जाँच करवाता है तब जाकर के पता चलता है कि इसको मलेरिया हो गया है। और इसको जो क्या है कि मलेरिया की दवाई जो है पुराने ज़माने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पुराने ज़माने में एक प्रकार का पेड़ है सिनकोना, इस पेड़ की छाल से जो है पुराने ज़माने में मलेरिया की दवा बनाई जाती थी। जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता था तो इसके पेड़ की छाल से दवा बनाकर उसको दी जाती थी। मच्छर के काटने से और कौन कौन सी बीमारी होती है उसको जान लेते हैं। तो मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों प्रकार की बीमारी हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा अनीमिया। अनीमिया को और अरक्ता भी बोलते हैं, यानी कि खून की कमी से होने वाली बीमारी को अनीमिया बोलते हैं। और अनीमिया क्या है कि आयरन यानी कि खून, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है अनीमिया रोग। और ये क्या है? खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाएगी तो समझिए उसको अनीमिया हो गई है। तो अनीमिया का उपचार कैसे किया जाएगा? तो आयरन की कमी है तो आयरन युक्त आप जो है भोज्य पदार्थ को लीजिए, आपको जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी, धीरे धीरे अनीमिया ठीक हो जाएगी। तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जो है इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और
इसका जब मनुष्य सेवन अत्यधिक करते हैं तो उसको जो है आयरन की जो कमी थी वो उसकी भरपाई हो जाती है और अनीमिया हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से अनीमिया जो है वो ठीक हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट, जिसका हम लोग जो अभी जो है हम लोग के नेपाल देश में पड़ता है, इसकी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली प्रथम महिला थी बछेंद्री पॉल। क्या थी वो? बछेंद्री पॉल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है सबसे ऊंची चोटी की? तो वो है 8900 मीटर। याद रखिएगा कितना मीटर? 8900 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, और बछेंद्री पॉल जो है वो भारत की सबसे प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। और यह जो है माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम जो है वह है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है, वो क्या है? सागरमाथा। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा ग्लोब। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत हम लोग से अगर पूछा जाए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है हमारा पृथ्वी एक गोलाकार है। ठीक है, अंशतः यह गोलाकार इसको माना जाता है। तो मान लीजिए कि यह जो पृथ्वी गोल है, मान लीजिए हमारा देश यहाँ पर, भारत यहाँ पर है, ये रहा भारत। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा भारत। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारा भारत। ठीक है, ये हमारा भारत। तो इससे पूछा जाएगा हम लोगों से कि भारत के ठीक विपरीत कौन से देश आएंगे, तो वह जो है हमारा ब्राज़ील और अर्जेंटीना। याद रखिएगा हमेशा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के विपरीत देश जो होंगे वो होंगे कौन से? ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ये कहाँ हम लोग देखे हैं? तो ये हम लोग ग्लोब में देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, तारे जो है वो अक्सर टिमटिमाते रहते हैं। तारे कभी भी जो है एक लाइट में नहीं रहेंगे, वो हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। टूटता तारा को उल्कापिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। आप कभी भी रात को देखे होइएगा आकाश में कि एकदम सा कोई चिंगारी की तरह आया और जलते हुए फिर मुझ जाता है। वो क्या होता है कि वो एक उल्कापिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडलीय सतह में जैसे ही प्रवेश करेगा वो जल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। चलिए, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है। सुनीता विलियम्स जो है वो महिला है जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी, सुनीता विलियम्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है हमारा एलपीजी, मोम, कोल, तार, ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जिसका उपयोग आजकल जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। मोम ईंधन के रूप में वाहन के में उसको प्रयोग किया जाता है। मोम, कोल, तार, ग्रीस, ये सारे क्या है कि ये जो है हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। एलपीजी के बारे में जो हमने बताया कि वाहन में सॉरी ये प्रयोग नहीं होता है। एलपीजी जो है ये हम लोग के खाना बनाने में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक जो हम लोग का आजकल जो फाइबर की वस्तुएं देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बन गई है, या फिर पेंट जो है जो हम लोग लोहा पे करते हैं या फिर घर दीवार पे करते हैं, वो सारे चीज़ों को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जो है हम लोग का ठंडा रेगिस्तान, लेह और लद्दाख। देखिए, रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्म रेगिस्तान और दूसरा होता है ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान उसको बोलेंगे जहाँ पर जो है बारिश होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगी, और वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी। ठंडा रेगिस्तान वो है जहाँ बारिश भी होती है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी वहाँ नहीं होती है। ठीक है, तो गर्म रेगिस्तान हम लोग के देश में है, वो है राजस्थान वाले एरिया, और ठंडा रेगिस्तान है वो है लेह और लद्दाख। तो ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख में जो है इसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दूर दूर तक बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे आपको। बारिश कम होगी लेकिन पहाड़ ज़्यादा रहेगा, बर्फ़ के वो भी, तो ठंड तो ज़्यादा पड़ेगी ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधा नहीं उग पाता है। सूखा माहौल कहने का मतलब ये पानी से नहीं, क्योंकि यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर जो है पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं लद्दाख के पहाड़ों पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं
पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल क्या होता है? शॉल वो होता है एक चादर है जिसको हम लोग ठंडे दिनों में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, ढक करके उसको रखते हैं। तो पश्मीना शॉल के बारे में क्यों विशेषता है जो हम लोग की बुक में दिया गया है पढ़ने के लिए, और सीटेट में से प्रश्न आते हैं, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं जल्दी में। पश्मीना शॉल जो है, इसका एक शॉल में का इतना गर्मी होता है कि आप जो है 6 स्वेटर पहनिएगा, साधारण 6 स्वेटर पहनते हैं तो जितनी गर्मी आपको शरीर को प्रदान करेगी ये 6 स्वेटर, उससे कहीं ज़्यादा जो गर्मी है आपको एक पश्मीना शॉल प्रदान करता है। इसलिए ये शॉल इतना ज़्यादा गर्मी है देता है, और ये इसलिए ये खास है क्योंकि 6 स्वेटर के बराबर इसमें जो है गर्मी मिलती है एक पश्मीना शॉल से। और यह जो पश्मीना शॉल है यह मशीनों के द्वारा नहीं बनता है, इसको जो है लोग हाथ से बुनते हैं। यह बकरी के बहुत पतले बाल से बनता है, चूँकि इसका जो बाल है वो बहुत पतला होता है, इसलिए मशीन की सहायता से उसको बुना नहीं जाता है। यहाँ के लोग जो हैं वो इसको हाथ से बुनते हैं। पश्मीना शॉल को जो है एक बुनकर जो है, यानी एक व्यक्ति 250 घंटे तक बुनाई करेगा, तब जाकर के साधारण पश्मीना शॉल तैयार होगा। सोचिए कितना मेहनत करना पड़ता है इसको, कि एक बुनकर यानी एक व्यक्ति 250 घंटा तक लगातार बुनाई करेगा, तब जाकर के एक पश्मीना शॉल तैयार होता है। ठीक है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं। याद रखिएगा कि कश्मीर के लोग जो है वो खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, वो रोटी को दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। ये खास बातें हैं कश्मीर के लोगों की। आगे हम लोग का हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है? देखिए इसको, हाउस बोट जो है ये जो है 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8-9 फुट चौड़े वाले एक नाव की तरह होता है, जो श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग जिस पर रहते हैं। ठीक है। श्रीनगर जो है उसमें क्या है कि पर्यटन लोग जब आएंगे बाहर से तो यह एक नाव की तरह होता है जो पानी में रहता है। यह जो है 80 फुट तक लंबा रहेगा, लेकिन इसकी चौड़ाई जो रहेगी वो 8 से 9 फुट तक ही चौड़ा रहती है और नाव की तरह रहेगा। इसमें श्रीनगर में जो भी लोग आते हैं बाहर से पर्यटक लोग, वो इसमें रहते हैं हाउस बोट में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है किसानों का मित्र केचुआ के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें। तो किसानों का मित्र जो है वो केचुआ, वो क्या करता है? केचुआ की जमीन में छेद बनाता है जिससे जमीन पोली हो जाती है, और इन केचुए के मल से जमीन उपजाऊ भी बनता है। यानी कि केचुए के शरीर से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, इससे जमीन क्या होता है कि उपजाऊ भी बनता है। और केचुआ जो है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को जो है नष्ट कर देता है, जिससे फसल भी बचता है। और यह क्या है कि जमीन को पोली बनाता है, इससे जमीन जो है उपजाऊ और बढ़ जाती है। इसीलिए केचुए को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। कुड़ुक भाषा जो है वो झारखंड की भाषा है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको सीटेट में इससे प्रश्न आए हुए हैं। कुड़ुक भाषा जो है वह झारखंड में बोले जाने वाली एक भाषा है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कुड़ुक भाषा कहाँ की बोले जाने वाली भाषा है? तो कुड़ुक भाषा जो है वह झारखंड की बोले जाने वाली भाषा है। आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है सीटेट के लिए। चलिए, जंगल का अधिकार कानून 2007 में एक कानून बना है, जंगल का अधिकार कानून, जिसके नाम से जानते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जंगल में 25 साल से रह रहा है तो वहाँ पर जो जंगल में पैदा होने वाली चीज़ें जो है उस पर उस व्यक्ति का पूर्ण रूपेण हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। यह अधिकार कानून जो है 2007 हम लोग को बताता है। यदि आप किसी जंगल में 25 वर्ष से रह रहे हैं, कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं, तो उस जंगल में उपजने वाली चीज़ों पर आपका पूरा अधिकार है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं, आपको उस जंगल से कोई नहीं हटा सकता है। यह जंगल का अधिकार कानून 2007 इतना आपको हक दिलाता है। चलिए आगे देखते हैं कि टीन खेती कैसे की जाती है। तो टीन खेती क्या होता है, यानी कि इसका जो है एक कंप्लीट वीडियो हम पहले से बना चुके हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। इसमें छोटा सा शॉर्ट में हम लोग टीन खेती के बारे में जान लेते हैं। तो एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसको एक टीन ज़मीन कहते हैं, और इस ज़मीन पर की जाने वाली खेती को हम लोग टीन खेती कहते हैं। और यह जो खेती होती है यह भारत के मिजोरम राज्य में होती है। झूम खेती भी ठीक इसी तरह से है, यह भी भारत के मिजोरम राज्य में ही होती है। और इसमें क्या होता है कि झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिला करके बीज को रख देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के फसल को उपजाते हैं, जैसे मकई हो गया, सब्जी, मिर्च, चावल, इन सारे को बो दिए जाते हैं और एक साथ उसको उपजा दिए जाते हैं। इसमें से जो सबसे प्रमुख फसल होती है झूम खेती में वह है चावल की।
चावल की यहाँ पर खेती की प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो है मकई, सब्जियाँ, मिर्च इत्यादि भी उपजाई जाती है। झूम खेती के पर भी हमने एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। आपको हमारे चैनल पे चले जाइए, EVS नोट्स वाले प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाइए, आपको मिल जाएगी झूम खेती, या फिर सर्च आइकन पे जाइए, क्लिक कीजिए झूम खेती RK स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल लिख दीजिए, वहाँ पे RK स्टडी सीटेट पॉइंट आपको झूम खेती निकल के आ जाएगी। आप वहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से बेहतरीन ढंग से मैंने समझाया है, वहाँ से देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। झूम खेती में अनचाहे घास उग जाते हैं जिसको उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि ज़मीन पर गिराकर छोड़ दिया जाता है उसे ऐसे ही, जिससे ज़मीन उपजाऊ बनता है। आगे है चिराव नाच। चिराव नाच जो है मिजोरम में की जाती है, जहाँ झूम खेती होती है, जहाँ टीन खेती होती है मिजोरम में, वहीं जो है फसल कटने के बाद लोग उत्साह में एक पर्व मनाते हैं और उसमें एक साथ नाच गाना करते हैं, खाते पीते हैं। और वो जो है एक चिराव नाच जो है एक विशेष प्रकार की नाच होती है जो मिजोरम के लोग करते हैं, और वहाँ पर जो है चिराव नाच प्रसिद्ध है। तो आप हमेशा याद रखिएगा चिराव नाच कहाँ की जाती है, तो चिराव नाच जो है वो मिजोरम में की जाने वाली एक प्रकार की नाच होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने बस इतना ही जाना। NCERT क्लास 5 की जो सारे बुक से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सीटेट के लिए, सारे टॉपिक को हमने कवर किया, सारे पॉइंट को कवर किया इस वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी, बहुत ही उपयोगी भी होगी। आपको यहाँ पर 3-4 मार्क्स तो है इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं, और बाकी का जो 15 नंबर में से 5 मार्क्स यहाँ से मिलेगी, और बाकी का जो 10 मार्क्स है वो आपको NCERT क्लास 4 के EVS के बुक से मिलेंगे, 5 मार्क्स आपको 3 के EVS के बुक से मिलेंगे। और 3-4 का जो बुक है उसका निचोड़ हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, उसका लिंक, आप वहां से उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिए। आपको सीटेट का जो ये EVS का सब्जेक्ट है, इसमें जो 15 नंबर आपके आते हैं कंटेंट से, वो आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। 100% आपको जो है यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, यही 3 बुक से NCERT क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के बुक से आने वाले हैं। और तीनों बुक का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे डाल दिया है, आप वहां से चीज़ों को पढ़िए, समझिए। जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए उपयोगी भी रहेगा। इसी तरह से देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को, और देखते रहिए। आगे फिर मिलते हैं कल आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ लेकर के आएंगे सीटेट का। तब तक के लिए देखते रहिए RK स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल।